हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, जो हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 4 अपना कार्बन एवं उसके यौगिक, उसमें हमने पीछे की क्लासों के अंदर कवर कर लिए हैं। ये सब टॉपिक पीछे की क्लासों में हमने कवर कर लिए हैं। हाइड्रोकार्बन्स, समवायता, आइसोमेरिज्म, सजातीय श्रेणी भी हमने डिस्कस कर लिया है। और कार्बनिक यौगिकों का नामकरण जो है, हमने ये काफ़ी लंबी इसकी क्लास ली थी, 3 क्लासेज में जा कर के कंप्लीट हुआ था। ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म और एथिल अल्कोहल। हम इन दोनों टॉपिक को आज कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में इसको कंप्लीट कर लें। तो मैं आपको बता दूं कि जो बड़ा पर्सन आने वाला है ना, वो आपका एथिल अल्कोहल से आने की पूरी संभावना है। तो आज की क्लास जो है बिल्कुल स्पेशल है। आपको पता ही है कि इस चैप्टर से जो है टोटल 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें एक दीर्घगोत्रीय पर्सन होगा। और वो दीर्घगोत्रीय पर्सन संभावना है कि एथिल अल्कोहल से बन जाए या एसिटिक अम्ल से। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम यहाँ 3 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। संभावना है कि परीक्षा के अंदर ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे एथिल अल्कोहल से ही पूछा जाएगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अपना जो टॉपिक पहले बचा हुआ है वो क्या है? कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। हम पहले डिस्कस करते हैं। हम कार्बनिक यौगिकों को पढ़ चुके हैं, उनका नोमेनक्लेचर वगैरह सब पढ़ चुके हैं। तो आज उनके रासायनिक गुणधर्म हम पढ़ लेते हैं फटाफट से। तो देखिए, कार्बनिक यौगिकों रासायनिक गुणधर्म में हम जो है 4 विशेष रूप से टॉपिक पढ़ेंगे। दहन, ऑक्सीकरण जिसको ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये 4 जो है टॉपिक हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दहन की। दहन का मतलब क्या होता है? दहन का सीधा मतलब आपको होगी कि दहन का मतलब क्या होता है? जलना होता है। ठीक है, दहन का मतलब क्या कहोगे कि जलना या किसी चीज़ को जलाना होता है दहन का मतलब। किसको जलाओगे? कोई पड़ोसियों को तो जलाने वाले हो नहीं। कब जलते हैं पड़ोसी? जब आपका रिजल्ट आएगा और आपको मार्क्स मिलेंगे 92%, तो फिर पड़ोसी जलते हैं ना। लेकिन अभी हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। अभी हम दहन की प्रक्रिया जो पढ़ रहे हैं वो किसके लिए? कार्बनिक यौगिकों के लिए दहन की प्रक्रिया हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या होती है दहन की प्रक्रिया? दहन की प्रक्रिया हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब किसी कार्बनिक यौगिक को हम जलाएंगे तो क्या होता है? उसको जलाने से क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, साथ में ऊष्मा में मिलेगी। दहन की जो प्रक्रिया होगी तो ऊष्मा तो होगी, और साथ में प्रकाश भी उत्पन्न होगा। ये 3 प्रक्रियाएं होंगी ही होंगी। कहाँ पे? जब हम कार्बनिक यौगिकों का दहन करते हैं। तो किस तरह से लिखेंगे परीक्षा में अगर पूछा जाता है तो सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन में दहन कर कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तथा जलवाष्प बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊष्मा एवं प्रकाश मुक्त होते हैं और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? दहन कहलाती है। इस तरह से आप लिखेंगे। जैसे उदाहरण हम ले लेते हैं। मान लो हम कार्बन को जलाते हैं। कार्बन को जलाएंगे यानी ऑक्सीजन के साथ उसकी अभिक्रिया कराएंगे, और जब उसका दहन कराएंगे, ये जो सिंबल है ये क्या है? ऊष्मा का है। ऊष्मा उसको देंगे तभी दहन होगा। तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। देखिए हमने लिख दिया है किस तरह से। कार्बन का दहन जब कराते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब उसको ऊष्मा देंगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, साथ में ऊष्मा उत्पन्न होगी और प्रकाश भी उत्पन्न होगा। एक और उदाहरण दिया है मीथेन का दहन। जब मीथेन का दहन करते हैं तो क्या होता है? हम जानते हैं मीथेन CH4 होता है। उसकी जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई, दहन की जो प्रक्रिया कराई, तो क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड बनी और साथ में जलवाष्प बने। क्या बने? साथ में जलवाष्प भी बन रहे हैं और ऊष्मा निकल रही है और प्रकाश। तो देखिए जलवाष्प का मतलब क्या होता है? आपने ये 2 प्रक्रियाएं पढ़ी होंगी। जैसे आप एक मोमबत्ती को जलाते हो। किसको जलाते हो? मोमबत्ती को। ठीक है, और एक आपने कोयले को भी जलते हुए देखा होगा। ठीक है, दोनों को देखा है। जब मोमबत्ती को जलाते हो तो क्या होता है? उसके अंदर ज्वाला उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ज्वाला उत्पन्न होती है। लेकिन कोयले को आपने देखा है जलते हुए, क्या कभी उसमें ज्वाला निकलती है? कोयले में ज्वाला नहीं निकलती है। तो उसमें क्या होता है? वो सिर्फ दहकता है, रक्त हो जाता है, लाल हो जाता है, ऊष्मा देता है बराबर, लेकिन उसमें ज्वाला कभी भी नहीं उत्पन्न होती। तो ज्वाला किस में उत्पन्न होती है? ज्वाला उसी में उत्पन्न होती है जिसमें क्या होता है? जिसमें ये जो है जलवाष्प बनते हैं। जिसके अंदर क्या बनते हैं? जिसमें जलवाष्प बनते हैं। ये देखिए H2 निकल रहा है, यानी वाष्प बन करके मीथेन जो है निकल रहा है। तो मीथेन गैस को जब जलाएंगे तो ज्वाला के साथ ये जलेगा, ज्वाला उत्पन्न वहाँ पे होगी। तो जहाँ पे जलवाष्प बनते हैं वहीं पे क्या होती है? ज्वाला उत्पन्न होती है। जिसमें जलवाष्प नहीं बनेंगे वो सिर्फ दहकेगा, उसके अंदर ज्वाला उत्पन्न नहीं होगी।
तो देखिए मीथेन का दहन अगर आ जाता है परीक्षा में, मीथेन का दहन करते हैं तो उसके लिए अभिक्रिया लिखिए। तो क्या लिखोगे, CH4 मीथेन है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे। हमें पता है दहन की प्रक्रिया ऑक्सीजन के बिना नहीं होती है। जब उसको गर्म करते हैं, हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में पानी बन रहा है वाष्प के रूप में, और ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होते हैं। तो ये क्या प्रक्रिया है, ये जो है दहन की प्रक्रिया है, जो कार्बनिक यौगिकों के द्वारा दिखाया जाने वाला एक रासायनिक गुणधर्म है। अगला हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीकरण के बारे में। किसके बारे में, ऑक्सीकरण के बारे में बात करते हैं कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। जिन बच्चों को नोट्स बनाने हैं, आप इजीली नोट्स बना सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट्स बना सकते हो। अगली प्रक्रिया को डिस्कस करते हैं, क्या है ऑक्सीकरण। देखिए ऑक्सीकरण के बारे में बात कर लेते हैं, क्या होती है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। ऑक्सीकरण का नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीजन को ग्रहण करने, ठीक है, ऑक्सीजन को ग्रहण करने, ऑक्सीजन ग्रहण हो रही है, ऑक्सीजन आ रही है, या फिर हाइड्रोजन को हटाने। ऑक्सीजन को ग्रहण करने या हाइड्रोजन को त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है, या इसको हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं अंग्रेजी में। इसके लिए क्षारीय KMnO4 क्या करना पड़ता है, इसके लिए क्या जरूरी होता है, क्षारीय KMnO4। क्षारीय KMnO4 है, इसको क्या कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। ये क्या है, कहीं पे आप इसको लिख लीजिए याद रखने के लिए, क्या है ये, पोटेशियम परमैंगनेट। इसको हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, क्या, KMnO4, क्षारीय प्रकृति का। प्लस में ऊष्मा, या फिर K2Cr2O7, ये क्या है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये क्या है, पोटेशियम, कभी पूछ लिया जाए पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र बताइए, तो क्या होता है, K2Cr2O7, क्या है ये, डाइक्रोमेट, ठीक है। ये क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये फॉर्मूला किसका है, सूत्र किसका है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। और ये KMnO4 क्या होता है, जब कोई भी कार्बनिक यौगिक किसके साथ अभिक्रिया करता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया करता है, तब क्या होता है, वहाँ पे एसिटल्डिहाइड बनता है। और फिर दोबारा से हम क्षारीय KMnO4 से अभिक्रिया कराएंगे तो फिर से एसिटल्डिहाइड बनेगा। उदाहरण दिया है किस तरह से, जैसे एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल क्या है, एथिल अल्कोहल एक कार्बनिक यौगिक है। इसको जब क्षारीय KMnO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, इसकी अभिक्रिया किसी क्षारीय KMnO4 की प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, एक नवजात ऑक्सीजन अपने को प्राप्त होता है, एक नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है। और ये इस नवजात ऑक्सीजन के साथ मिल करके अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ये एसिटल्डिहाइड, ठीक है, यहाँ पे टय हो रहेगा, एसिटल्डिहाइड क्या बना देता है, एसिटल्डिहाइड। किस तरह से, देखिए पानी इसमें बाहर निकल जाए वाष्प के रूप में, H2O बन जाएगा, और साथ में क्या बनता है, ये C2H5 था ना, C2H5 था, तो कार्बन तो 2 ही रहेंगे, लेकिन 2 हाइड्रोजन और 1 ही ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बाहर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अपने पास 3 हाइड्रोजन रह जाएंगे। हाइड्रोजन की यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी, तो क्या बन गया, CH3। एक ये जो कार्बन है ये यहाँ पे लग जाता है CHO, और ये हमें पता है एल्डिहाइड ग्रुप है, तो क्या बन जाएगा, CH3CHO, और इसको क्या कहते हैं, एसिटल्डिहाइड इसको हम कहते हैं। तो क्या होता है, एथिल अल्कोहल की जो क्षारीय KMnO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो नवजात ऑक्सीजन मिलता है, और ये नवजात ऑक्सीजन क्या बना देता है, ये फॉर्मेशन करता है एसिटल्डिहाइड की, और साथ में पानी निकलता है वाष्प के रूप में। देखिए जब वापस से इस एसिटल्डिहाइड को फिर से क्षारीय KMnO4 के साथ रखते हैं, इस एसिटल्डिहाइड को जो अभी अभी हमें किससे प्राप्त हुआ था, एथिल अल्कोहल से प्राप्त हुआ था, इसको जब फिर से क्षारीय KMnO4 के साथ रखते हैं तो फिर से हमें एक नवजात ऑक्सीजन मिलता है, और ये नवजात ऑक्सीजन इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बना देता है, ये जो CH3CHO था इसको क्या बना देगा, COOH, यानी एसिटिक अम्ल। CH3COOH यहाँ पे बन जाता है, क्या बन जाता है, एसिटिक अम्ल बन जाता है। तो ये जो अभिक्रिया अपनी होती है इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कुल मिला के होता क्या है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में या तो ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन को ग्रहण किया गया है, देखिए ठीक है, या फिर हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं किया गया है, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है। यहाँ से देखिए 2 हाइड्रोजन निकल गए हैं और पानी बन गया है। या फिर क्या किया जाता है, या फिर ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं या हाइड्रोजन को, यहाँ पे हाइड्रोजन को त्यागा जा रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन को ग्रहण करके क्या बना रहा है, एसिटिक
अम्ल बना रहा है। तो ये क्या है, ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, जो किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, ये कार्बनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो कार्बनिक यौगिकों का जो दूसरा रासायनिक गुणधर्म है क्या है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में क्या होगा, या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन को त्यागा जाएगा। और ये दोनों ही उदाहरण हमने देख लिए हैं कि एथिल अल्कोहल को जब क्षारीय KMnO4 के साथ रखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन त्यागा जा रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। लेकिन जब फिर से इसको एसिटल्डिहाइड जो बना है एथिल अल्कोहल से, इस एसिटल्डिहाइड को जब फिर से क्षारीय KMnO4 के साथ रखते हैं तो इस बार ऑक्सीजन का ग्रहण होता है और एसिटिक अम्ल होता है। तो दोनों ही केसेज में क्या हो रही है, अपनी जो ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया है, ठीक है, अपनी जो ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया है यानी ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया है वो यहाँ पे हो रही है। तीसरी जो रिएक्शन ये शो करते हैं वो कौन सी रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो होती है योगात्मक अभिक्रिया। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। तो क्या होती है योगात्मक अभिक्रिया, तो देखिए योगात्मक अभिक्रिया का मतलब नाम से ही पता चल रहा है योग होगा, किन्हीं दो यौगिकों को जोड़ा जाएगा और एक नया यौगिक बनेगा। तो क्या लिखा है, जब कोई दो अभिकारक आपस में जुड़कर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। कहोगे मैडम ये तो बिल्कुल हमारी संयोजन अभिक्रिया के जैसी है। हाँ बेटा, बिल्कुल संयोजन अभिक्रिया के जैसी ही है, ये संयोजन अभिक्रिया के जैसी ही है। नाम हमने यहाँ क्या दे दिया है, योगात्मक अभिक्रिया, क्योंकि ये क्या है, कार्बनिक यौगिकों के द्वारा ही प्रदर्शित की जाने वाली अभिक्रिया, इसलिए इसका नाम हमने योगात्मक अभिक्रिया दे दिया है। ये बिल्कुल संयोजन अभिक्रिया जो आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हो, बिल्कुल इसके जैसी होती है। दो अभिकारक मिलकर क्या करते हैं, एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो मिले हैं और एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी उनका योग हो गया है, जुड़ गए हैं। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। उदाहरण क्या है, पैलेडियम या निकिल, ये क्या होते हैं, एक तरह के तत्व होते हैं जो उत्प्रेरक का काम करते हैं। उत्प्रेरक कौन होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। तो पैलेडियम या निकल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, नाम सुनते ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, असंतृप्त का मतलब तो होता है मैडम जी या तो डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, या क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, या तो द्विआबंध होगा या त्रिआबंध। द्विआबंध होगा तो क्या होगा, एल्कीन समूह होगा, क्या होगा, एल्कीन। और त्रिआबंध होगा तो क्या होगा, एल्काइन, ठीक है, एल्काइन समूह आपका होगा। तो क्या होता है, ये जो उत्प्रेरक जब होंगे पैलेडियम या निकल, इनकी उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं, हाइड्रोजन जोड़ लेते हैं अपने साथ, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब एल्केन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध होता है। तो योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है, यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अपने साथ हाइड्रोजन को जोड़ते हैं और हाइड्रोजन को जोड़ करके वो क्या बनाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं। जैसे उदाहरण से समझेंगे, जैसे एथीन है, ठीक है, एथीन है मतलब एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड है, यानी एल्कीन है। ये क्या है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जब हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन होती है, किसकी उपस्थिति में, निकल की उपस्थिति में, ये एक उत्प्रेरक है। निकल की उपस्थिति में जब एथीन के हाइड्रोजन से अभिक्रिया हम कराते हैं तो क्या बन जाता है, कहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब एल्केन बनेगा। अब 2 कार्बन वाला ये यौगिक था तो यहाँ पे भी 2 कार्बन वाला यौगिक ही बनेगा, और 2 कार्बन वाला जो संतृप्त यौगिक होता है, एल्केन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एथेन। तो CH3 इस तरह से हाइड्रोजन इसने अब्जॉर्ब किया, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया और एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, तो क्या बन गया, CH3 और ये एथेन। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन ग्रहण करके क्या बना देते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना देते हैं। यह है योगात्मक अभिक्रिया। एक दूसरा उदाहरण दिया है, वनस्पति तेल। वनस्पति तेलों को जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, निकल की उपस्थिति में, तो क्या बन जाता है, वनस्पति घी बन जाता है। जैसे डालडा वगैरह जो आप वनस्पति घी खाते हैं ना, वो इसी तरह से बनाए जाते हैं। वनस्पति तेल के साथ हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, निकल की उपस्थिति में, तो उससे वनस्पति घी बन जाता है। तेलों से ही घी बनाया है। इस प्रक्रिया को हम हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ ली जाती है कि हाइड्रोजनीकरण क्या होता है। तो आप क्या बताओगे, वनस्पति तेल की जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं निकल की उपस्थिति में, तो क्या होता है, वनस्पति घी का निर्माण होता है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं।
ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया थी अपनी, ये क्या थी? योगात्मक अभिक्रिया, जो कार्बनिक यौगिकों का एक रासायनिक गुणधर्म है। और लास्ट जो है उसको भी हम पढ़ लेते हैं, वो क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए बात कर लेते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। क्या बात बताई है? कि वे अभिक्रियाएं जिसमें कार्बनिक अणु के किसी एक या अधिक, किस तरह से? एक उदाहरण से इस बात को हम समझते हैं। किस तरह से? जैसे हम अगर बात करें राजा दशरथ की, किसकी? राजा दशरथ की बात कर लेते हैं। ठीक है, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, आप सभी जानते हो। कौन कौन? राम, लक्ष्मण, ठीक है, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ठीक है, ये 4 पुत्र राजा लक्ष्मण के थे। फिर कोई बाहर से आता है। बाहर से कौन आता है? मान लो कैकेयी माता बाहर से आ गई। फिर कोई बाहर से आता है, कैकेयी माता आ गई, और वो दशरथ के साथ जो है ये जो 4 इसके पुत्र जुड़े हुए हैं, इनको एक एक करके हटाती है। राम को हटा दिया, लक्ष्मण को, भरत को, इस तरह से एक एक करके वो हटाती जाती है, और तब तक दम नहीं लेती है जब तक सारे पुत्रों को उससे अलग वो नहीं कर देती है। तो इसी तरह की कुछ अभिक्रिया क्या होती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। होता क्या है? किसी भी कार्बनिक अणु के अंदर कोई बाहर से एक परमाणु आएगा और वो एक एक करके उसके साथ जो पहले से परमाणु जुड़े हुए हों उनको हटाता जाएगा, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो किस तरह से लिखेंगे? वे अभिक्रिया जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो। या तो कोई अन्य परमाणु करेगा या परमाणु का कोई समूह जो है उसको प्रतिस्थापित करेगा, मतलब उसको अपने स्थान से हटा देगा और उसके स्थान पे खुद आ जाएगा। ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण क्या है? मीथेन की सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है? इसके एक एक करके 4 हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। किस तरह से? भी मीथेन की अभिक्रिया कराते हैं। मीथेन क्या होता है? CH4 होता है। इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं? क्लोरीन से कराते हैं, Cl2 से। तो क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन करेगा ये कि इस एक हाइड्रोजन को, इसमें 4 हाइड्रोजन है, सबसे पहले एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो क्या बन जाएगा? CH3, और इसकी जगह खुद आ जाएगा। ठीक है, इसकी जगह एक क्लोरीन खुद आ गया है तो क्या बन गया? CH3Cl, और साथ में क्या करता है? एक क्लोरीन यहाँ बच गया है, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया, तो ये हाइड्रोजन और एक जो क्लोरीन बच गया है ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? HCl बनाते हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। फिर दोबारा से क्या होता है? ये कब तक दम नहीं लेगा? जब तक ये सारे हाइड्रोजन को यहाँ से हटा नहीं देगा, सबको प्रतिस्थापित नहीं करेगा। फिर से क्लोरीन से अभिक्रिया कराई, और जब फिर से क्लोरीन से अभिक्रिया कराई तो क्या होता है? ये क्लोरीन जो है फिर से एक हाइड्रोजन को हटा देगा, तो क्या बन जाएगा? CH2Cl, और फिर से क्या बनेगा? एक क्लोरीन यहाँ बच गया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया, और फिर से HCl जो है साथ में बनेगा। अब जो CH2Cl बना है इसको फिर से क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। फिर से किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं? फिर से क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, और जब फिर से क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये फिर से एक हाइड्रोजन को हटाएगा और क्या बना देगा? देखिए अब यहाँ पे Cl साथ में लगेगा, CH3Cl के साथ। ठीक है, और ये CH2 यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक क्लोरीन पहले से है और एक और आ जाएगा हाइड्रोजन को हटा करके, तो Cl2 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए CH2Cl2 है, इसकी फिर क्लोरीन से अभिक्रिया जब कराते हैं तो क्या बन जाता है? ये फिर से एक हाइड्रोजन को हटाएगा और ये बन जाएगा CHCl3। क्लोरीन 3 हो गए हैं और साथ में HCl भी बनेगा। देखिए अब क्या बन गया है? CHCl3। अब ये CHCl3 जो है इसको फिर से क्लोरीन के साथ अभिक्रिया ये तब तक लगा रहेगा जब तक सारे के सारे जो है हाइड्रोजन है वो हट नहीं जाएंगे। क्या लिखा है? कि एक एक करके हाइड्रोजन को हटाया जा रहा है, एक एक करके हाइड्रोजन परमाणु को Cl द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। तो क्या होगा? इस बार ये जो एक हाइड्रोजन बचा है ये भी हट जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा? CCl4। क्या बन जाएगा? CCl4, और साथ में क्या है? HCl फिर से रिमूव हो जाएगा। तो क्या हुआ? यहाँ पे क्लोरीन से जब हम मीथेन की अभिक्रिया कराई तो उसने सबसे पहले एक क्लोरीन को हटाया, एक जो है हाइड्रोजन को हटाया, खुद क्लोरीन वहाँ पे आ गया।
फिर से अभिक्रिया कराई तो इस बार 3 जो हाइड्रोजन बचे थे उसमें से एक को फिर से हटाया, और इस तरह से ये कंटिन्यू प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि सारे के सारे हाइड्रोजन को वहाँ से रिप्लेस ना कर दे, प्रतिस्थापित ना कर दे और उनकी जगह खुद ना ले ले, तब तक ये अभिक्रिया चलती है। तो ये जो अभिक्रिया होती है ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, और ये भी किसके द्वारा दिखाई जाती है, कार्बनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाला ये भी एक रासायनिक गुणधर्म है। इस तरह से अपना जो कार्बनिक यौगिकों के द्वारा दिखाए जाने वाले जो रासायनिक गुणधर्म हैं जिनकी बात हमने करी थी 4, उन चारों को हमने एक एक करके बहुत गहराई से बिल्कुल डिटेल से हमने डिस्कस कर लिया है। अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो क्या है, एथिल एल्कोहल। हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं अभी हम एथिल एल्कोहल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को भी करते हैं एथिल एल्कोहल के बारे में। परीक्षा की दृष्टि से हम इसको कह सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपका जो 3 नंबर का दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न आने वाला है पूरी संभावना है कि वो एथिल अल्कोहल से आ जाए। तो क्या होता है एथिल अल्कोहल, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एथिल अल्कोहल को तो हम जानते हैं मैडम, लास्ट में OH समूह लगेगा और एथिल है तो 2 कार्बन वाला होगा, ठीक है, और C2H5 ये इसका फॉर्मूला होगा। आप इतनी बात पहले जानते हैं क्योंकि आप पहले नामकरण पढ़ चुके हैं, नोमेनक्लेचर हम पढ़ करके आए हैं। तो बात करते हैं एथिल अल्कोहल के बारे में। एथिल अल्कोहल को अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें OH समूह जो है संतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि भी इसका जो अनुलग्न होता है वो क्या होगा, उसको जो है वहाँ पे अल्कोहल लगाया जाता है तो नोल लगाते हैं, एथेनॉल, ठीक है, ठीक है, एथेनॉल या मेथेनॉल, इस तरह से हम उसके पीछे लगाते हैं। OH समूह उसके पीछे लगा हुआ है, ये इसकी पहचान होती है। और साथ में क्या लिखा है, संतृप्त कार्बन। संतृप्त कार्बन का मतलब एल्केन के साथ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाली जो चैन होती है उसके साथ OH समूह पीछे लगा हुआ होता है, तो इसको अल्कोहल भी कहते हैं। इसमें OH समूह जो है संतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। यह प्रकृति में कहाँ मिलता है, यह प्रकृति में सुगंधित तेलों तथा फलों में एस्टरों के रूप में पाया जाता है। एस्टर क्या होते हैं आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या होता है, प्रकृति में सुगंधित तेलों तथा फलों में एस्टरों के रूप में ये उपस्थित होता है, यानी प्राकृतिक रूप से भी ये पाया जाता है। इसे प्राय स्टार्च युक्त अनाजों से बनाया जाता है। स्टार्च युक्त अनाजों का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्च होता है, और जो होता है ना, जो, ठीक है, गेहूं आप लाते हो तो उसमें कभी कभी एक आधा जो आपने देखा होगा, या आपके अगर जो की फसल उगाई जाती है तो आप जो को भली भांति जानते ही होंगे। जो होते हैं उसके अंदर स्टार्च बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो ये स्टार्च युक्त अनाजों से इसको बनाया जाता है। अतः इसको क्या कहते हैं, अन्न अल्कोहल भी कहते हैं, क्योंकि अन्न से प्राप्त होता है। अपना जो अन्न है उसमें से इस अल्कोहल को जो है निष्कासित किया जाता है, इसको बनाया जाता है, इसलिए इसको अन्न अल्कोहल भी कहा जाता है। ये शराब का मुख्य अवयव है। शराब जो होती है उसमें काफ़ी मात्रा में अल्कोहल पाया जाता है, एथिल अल्कोहल पाया जाता है, लगभग 42% या 40%। अलग अलग तरह की शराब में अलग अलग मात्रा में जो है अल्कोहल पाया जाता है। तो एथिल अल्कोहल जो है शराब में पाया जाता है, इसलिए शराब का मुख्य अवयव होता है। इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। वाइन मत बोले तो शराब, और मतलब शराब की आत्मा, ठीक है। इसको स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है क्योंकि ये शराब का मुख्य अवयव होता है। बात कर लेते हैं कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो रासायनिक सूत्र हम पहले से ही जानते हैं। एथिल है मतलब 2 कार्बन हैं, ठीक है। एथिल अल्कोहल है तो OH लगा हुआ है, यानी 1 हाइड्रोजन। देखिए अपना जो एथेन का सूत्र होता है वो क्या होता है, C2H6। अब हम जानते हैं कि इसमें OH लगा हुआ तो क्या होगा, 1 हाइड्रोजन को हटा दिया जाएगा, 1 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाएगा और OH समूह लग जाएगा। तो क्या बन जाता है फॉर्मूला, C2H5OH, ठीक है। ये इसका रासायनिक सूत्र बन जाता है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C2H5OH, या ऐसे भी लिख सकते हो CH3CH2OH। एथिल अल्कोहल का ये रासायनिक सूत्र है। साधारण नाम क्या है, तो साधारण नाम इसका क्या होता है, साधारण भाषा में इसको क्या कहा जाता है, एथिल अल्कोहल। साधारण नाम से इसको कैसे पुकारते हैं, एथिल अल्कोहल के नाम से इसको साधारण रूप से, इसका सामान्य नाम साधारण नाम जो होता है वो एथिल अल्कोहल होता है। IUPAC नाम, तो IUPAC नाम अगर हम नामकरण पढ़ के आए हो तो आप जानते हो कि भी 2 कार्बन है तो एथ लगेगा, ठीक है, और पीछे OH समूह लगा है तो नोल लगेगा, ओल लगेगा पीछे, तो क्या बन जाएगा, एथेनॉल। तो इसका IUPAC नाम क्या है, एथेनॉल है। चलिए बात करते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है। ये तो हमने पढ़ लिया कि स्टार्च युक्त अनाजों से बनाया जाता है, लेकिन कैसे बनाया जाता है,
क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से इसका हम निर्माण करते हैं। तो इसको बनाया जाता है शीरा के किण्वन से अल्कोहल को प्राप्त किया जाता है। किण्वन क्या होता है, फर्मेंटेशन, ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। किण्वन क्या होता है, फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया होती है जो ईस्ट के द्वारा कराई जाती है, जो ईस्ट सूक्ष्म जीव होते हैं ना उसके द्वारा क्या कराई जाती है, किण्वन की प्रक्रिया कराई जाती है, जिससे अल्कोहल, अब शीरा क्या होता है, शीरा बोले तो शर्करा, चीनी, ठीक है, उससे इसको प्राप्त किया जाता है, जिसे गन्ने के रस से प्राप्त किया जाता है। ये जो शीरा प्राप्त किया या शर्करा या स्टार्च जो हमने प्राप्त किया उसको गन्ने से रस से हमने लिया और फिर उसका क्या करवाया, उसका किण्वन कराया, फर्मेंटेशन कराया, जिससे हमको अल्कोहल मिल गया। किस तरह से, ये जो शीरा होता है या शर्करा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, O6 लिख दिया है, O11, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये शर्करा का फॉर्मूला होता है। शर्करा कहाँ मिलती है मैडम, शर्करा मिलती है गन्ने के रस में, जो होते हैं उसका रस निकालेंगे उसमें, यानी अन्न जो होते हैं अपने उनके रस से हमें शर्करा मिलती है। इसकी जब अभिक्रिया कराई जाती है किसके साथ, वाटर के साथ, पानी के साथ इसकी जब अभिक्रिया कराई जाती है, और ये कौन करेगा, ये अभिक्रिया जो होती है ईस्ट के द्वारा कराई जाती है, जो एक तरह का सूक्ष्मजीव है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको किण्वन, इसको क्या कहते हैं, इसको किण्वन अभिक्रिया हम कहते हैं, या अंग्रेजी में इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या है, C12H22O11, ये क्या है, शर्करा है, ठीक है, स्टार्च या शर्करा है। इसको जो पानी के साथ ऐड करते हैं और ईस्ट के साथ, ईस्ट जो है इसकी अभिक्रिया करेगी जिसको हम फर्मेंटेशन कहेंगे, तो क्या बनेगा, इससे बनेगा C6H12O6, ठीक है, और एक और C6H12O6। कहोगे मैडम ये तो सेम है, 2 बार क्यों लिखा, हाँ ये सेम है, इनका जो अणुसूत्र है वो समान है लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं। नाम अलग अलग क्यों हैं, क्योंकि वही ये समावयवी हैं एक दूसरे के, इनकी संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं। एक को हम कहते हैं ग्लूकोज, क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं ग्लूकोज और दूसरे को हम कहते हैं फ्रक्टोज, क्या कहते हैं, दूसरा क्या कहलाता है, फ्रक्टोज कहलाता है, ठीक है। इनका अणुसूत्र समान है लेकिन इनकी संरचनाओं में अंतर होता है, संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, यहाँ पे हमें क्या प्राप्त करना था, एथिल अल्कोहल, लेकिन वो तो प्राप्त नहीं हुआ, तो ये जो ग्लूकोज बना है, ये जो ग्लूकोज बना है C6H12O6 किससे बना, शर्करा से बना। शर्करा का जब किण्वन कराया तो ग्लूकोज बना, और ये जो ग्लूकोज बना है इसका फिर से किण्वन कराते हैं, क्या कराते हैं, इसका ईस्ट के द्वारा फिर से इसका किण्वन कराते हैं। तो जब फिर से इसका किण्वन होता है तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए बन जाता है C2H5OH, ठीक है, ये एथिल अल्कोहल अपना बन गया है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, साथ में CO2 रिलीज हो जाती है, ठीक है। इस रिएक्शन को थोड़ा अगर आप बैलेंस करना चाहो तो यहाँ पे देखिए कार्बन 2 और 2 4 हो जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ 6 कार्बन है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑक्सीजन 2 2 4 और 2 6, और यहाँ पे भी 6 है, और हाइड्रोजन जो है 5 दूनी 10 जो है पूरे 10 और 2 ये हो जाएंगे 12 कंप्लीट हो गए। तो इस तरह से आप इसको रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। ये क्या है, निर्माण की विधि है किसके, एथिल अल्कोहल के। कैसे बनाई भाई, हमने गन्ने का रस लिया है, गन्ने का रस क्या होता है, उसके अंदर शर्करा होती है, फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11। अगर परीक्षा में आता है ना, हमने कहा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का आ सकता है, 3 नंबर का आ सकता है परीक्षा में, तो आपको निर्माण की विधि के साथ ही रिएक्शन याद होनी चाहिए। भाई गन्ने का रस जिसमें शर्करा होता है उसकी जो वाटर के साथ, यानी ईस्ट जब उसका किण्वन करता है, ईस्ट जो है, ईस्ट के द्वारा फर्मेंटेशन कराया जाता है तो क्या होता है, ग्लूकोज बनता है और फ्रक्टोज बनता है। इस ग्लूकोज का दोबारा से जब किण्वन कराया जाता है तो क्या होता है, आपको एथिल अल्कोहल मिल जाता है। क्या मिल जाता है, अपने को जो प्राप्त करना था एथिल अल्कोहल, ठीक है, एथिल अल्कोहल जो है आपको प्राप्त हो जाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाएगी। इस तरह से हम क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं। क्लियर है, हाँ जी बिल्कुल क्लियर है मैम। चलिए तो आगे बात कर लेते हैं। ये अगर इतना क्लियर हो गया है तो एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण हम
पढ़ लेते हैं। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे, पहले हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी इसके भौतिक गुण पढ़ते हैं। तो देखिए नोट्स बना करके मैं लाई हूँ आपके लिए, काफ़ी मेहनत मुझे करनी पड़ती है, फिर भी आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो ये सरासर गलत बात है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, ये मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए बात कर लेते हैं इसके भौतिक गुणों की। तो भौतिक गुणों की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, यह एक रंगहीन पदार्थ है और ज्वलनशील है। ठीक है, हाईली इन्फ्लेमेबल भी होता है और ये क्या है, रंगहीन है, इसका कोई विशेष रंग होता नहीं है। इसके बाद बात करते हैं इसका क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट 78.1 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, लेकिन ये पानी से भी कम तापमान पे उबल जाता है। इसके घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व कितना होता है, 0.789, यानी कि पानी से भी ये हल्का है। पानी से क्या है, पानी से ये हल्का है। ठीक है, पानी से, जल से हल्का है। जल से हल्का कौन होगा, जिसका घनत्व 1 से कम होगा। ठीक है, 1 से कम जिस भी पदार्थ का घनत्व कम होगा वो क्या होगा, पानी से हल्का होगा। तो अल्कोहल जो है, इथाइल अल्कोहल, ये पानी से भी हल्का होता है और इसका जो क्वथनांक है यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद बात करते हैं, इसमें एक विशेष गंध होती है। ठीक है, तो शराब कभी आपने देखी हो, सूंघ करके देखी हो, उसकी गंध को महसूस किया हो तो उसकी एक विशेष तीखी गंध होती है और इसका स्वाद तीखा होता है। ठीक है, आपको टेस्ट करके नहीं देखना है कि हम टेस्ट करते हैं कि मैडम बता रहे थे स्वाद तीखा होता है। ठीक है, तो इसका स्वाद कैसा होता है, तीखा होता है। यह एक आर्द्रताग्राही द्रव है। आर्द्रताग्राही का द्रव का मतलब क्या होता है, ये नमी को क्या करता है, नमी को सोख लेता है। ये क्या करता है, नमी को सोखता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आर्द्रताग्राही एक द्रव है। तो ये हो गए हैं भौतिक गुण किसके, इथाइल अल्कोहल के या एथिल अल्कोहल के, ये भौतिक गुण हो गए हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई हैं। अगर इसके बारे में आपको लिखना है तो एक एक टॉपिक आपको मैं क्लियर करके दूंगी, जिससे आपसे कुछ भी पूछ ले एथिल अल्कोहल से आप आसानी से जवाब दे पाओगे और प्रश्न पूरा 3 नंबर का यहाँ से बनने वाला है। आगे बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, रासायनिक गुणधर्मों की इसकी बात कर लेते हैं। तो रासायनिक गुणों की अगर हम बात करते हैं तो पहली बात लिखी है क्षार धातुओं से क्रिया। जब ये क्षार धातुओं से क्रिया करता है तो एथिल अल्कोहल की क्षार धातु से, क्षार धातु मतलब सोडियम हमने लिखा है, से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, OH का H परमाणु इन धातुओं को विस्थापित कर देता है। जो OH लगा हुआ होता है ना, जैसे इथाइल अल्कोहल क्या है भाई, C2H5OH, यहाँ पे जो OH लगा हुआ है ये क्या करेगा, इसमें जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस धातु को, ये धातु जो है वहाँ पे आ जाएगी और हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव हो जाएगा। किस तरह से, इस प्रक्रिया में सोडियम एथोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखिए ये अपने पास क्या है, एथिल अल्कोहल है। ठीक है, ये क्या है, एथिल अल्कोहल अपने पास है। क्या होता है जब ये अभिक्रिया करता है किसके साथ, सोडियम के साथ। ठीक है, क्षार धातु सोडियम के साथ जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनता है, इसने कहा है कि हाइड्रोजन परमाणु इन धातुओं को विस्थापित कर देता है। तो हाइड्रोजन परमाणु क्या करेगा, इस धातु को यहाँ से हटाएगा, इसकी जगह पे खुद आएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा और ये कहाँ जाएगा, ये जो है देखिए किस तरह से बनेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा तो क्या बनेगा, C2H5O। अब हाइड्रोजन निकल गया है तो O के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन जब निकल गया है तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा और इसको हम क्या कहते हैं, एथोक्साइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एथोक्साइड। कहीं आप लिख लीजिए एक जगह पे कॉर्नर में, ये क्या होता है, एथोक्साइड होता है। अब ये एथोक्साइड हो गया है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज है तो सोडियम का हमें पता है कि इसके पास जो है 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास प्लस चार्ज होता है, तो ये क्या करेगा, इसके पास आ जाता है और ये दोनों आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं, सोडियम एथोक्साइड बना लेते हैं, C2H5O तक तो ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया है और इसकी जगह पे आ गया है सोडियम। अब हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन गैस भी बनती है और साथ में क्या बनता है, सोडियम एथोक्साइड बन जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम, ये है अपना सोडियम एथोक्साइड। क्या कहते हैं इसको, एथोक्साइड, ये है सोडियम एथोक्साइड। ठीक है, तो ये क्या है, पहली अभिक्रिया क्षार धातुओं के साथ जब
हम किसकी, इस एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, ये सोडियम को रिप्लेस कर देता है और हाइड्रोजन गैस साथ में निकलती है तथा सोडियम मेथोक्साइड का निर्माण होता है। दूसरी जो इसका केमिकल प्रॉपर्टी है, रासायनिक गुणधर्म है, उसके बारे में बात करते हैं। क्या लिखा है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब ये अभिक्रिया करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है भाई, H2SO4, ठीक है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ जब ये अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, एथीन गैस बनती है और साथ में जल निकलता है। क्या बनती है, एथीन गैस बनती है और साथ में जल, यानी डबल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड है वो बन जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसको कहते हैं वो बनता है और साथ में पानी। तो देखिए क्या लिखा है, एथिल अल्कोहल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर एथीन गैस व जल का निर्माण होता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। ये जो H2SO4 है ये किस तरह काम करता है, उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है और साथ में क्या करता है, एथिल अल्कोहल जल से अलग हो जाता है। किस तरह से, हमने कहा था कि इसके अंदर कुछ मात्रा में जल होता है तो ये क्या करता है, एक निर्जलीकारक का काम करता है, ठीक है, आर्द्रग्राही का काम ये करता है। किस तरह से, C2H5OH ये क्या है, एथिल अल्कोहल है अपने पास, ये क्या है, ये अपने पास एथिल अल्कोहल है, ठीक है। हम काफ़ी देर से इसी को पढ़ते आ रहे हैं, एथिल अल्कोहल को। ये एथिल अल्कोहल जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, एथीन गैस बन जाती है, ठीक है, एथीन गैस C2H4 एथीन गैस बन जाती है। और देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब हो गया है और OH भी गायब हो गया है, तो ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं, पानी का निर्माण भी यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे H2SO4 जो है यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है वो किसका काम कर रहा है, निर्जलीकारक का। निर्जलीकारक का मतलब पानी को बाहर निकालने का कार्य ये कर रहा है, कौन, H2SO4। तो दो रिएक्शन दी गई हैं आपकी बुक के अंदर, किसके बारे में, कि जो इथाइल अल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल होता है, उसके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। पहले क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया, सोडियम मेथोक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और दूसरी अभिक्रिया है वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब ये अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, एथीन गैस बनती है और साथ में पानी भी बन जाता है, ठीक है। तो ये इसके रासायनिक गुणधर्म हो गए हैं। बात क्लियर है, हाँ जी मैम बिल्कुल क्लियर है। अब क्या रह गया, हमने भौतिक गुण भी पढ़ लिए, हमने अल्कोहल के बारे में, एथिल अल्कोहल के बारे में जानकारी ले ली, निर्माण किस तरह से होता है, निर्माण की विधि हम समझ गए, भौतिक गुण भी पढ़ लिए और इसके रासायनिक गुण भी पढ़ लिए। अब अगर थोड़ा बहुत बचा है तो क्या है कि इसके यूजेस क्या हैं, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो जल्दी से देख लेते हैं इसके उपयोग भी। तो उपयोग जो है मैं लिख करके लाई हूँ आपके लिए, बहुत अच्छे नोट्स बना करके लाई हूँ। इन नोट्स से बाहर एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इन नोट्स से बाहर अगर आप ये नोट्स प्रिपेयर कर लेते हो अच्छी तरह से तो इनसे बाहर जो है एग्जाम में कुछ भी आपसे पूछा जाने वाला है नहीं। आपके जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछ लेना अगर कंफर्म नहीं हो रहा तो, और एग्जाम आप दे करके देख ही लोगे। तो चलिए बात करते हैं इसके उपयोग की। तो इसका उपयोग कहाँ होता है, मेथिलीकृत स्प्रिट बनाने में। मेथिलीकृत स्प्रिट का मतलब क्या होता है मैडम, तो लैब वगैरह में जो स्प्रिट लैम्प जलाए जाते हैं ना, वहाँ पे जिन स्प्रिट को जलाने में जो प्रयोग किया जाता है वो क्या है, उस लिक्विड को जलाने में प्रयोग किया जाता है वो किससे बनता है, उसमें एथिल अल्कोहल का प्रयोग होता है। पेंट है, सल्फर है, आयोडीन है, गोंद आदि में किसमें, विलायक के रूप में। विलायक के रूप में मतलब उनको लिक्विड बनाता है, उनका जो घोल बनाने के लिए उसको घोलने के काम में जो आता है वो कौन काम में आता है, एथिल अल्कोहल का प्रयोग यहाँ पे भी होता है। और एसिटल्डिहाइड, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि एसिटल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल जो है किससे बनाए जाते हैं, इथाइल अल्कोहल से बनाए जाते हैं। एसिटल्डिहाइड और जो है एसिटिक अम्ल किससे बनाए जाते हैं, ये हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, किससे बनाए जाते हैं, इथाइल अल्कोहल से बनाए जाते हैं। जब हम क्या पढ़ रहे थे, कुछ रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिकों की, तब हमने इस बारे में डिटेल से डिस्कस किया था कि किस तरह से एसिटल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल का निर्माण किससे होता है, इथाइल अल्कोहल से होता है। उसके बाद अल्कोहलिक पेय जैसे शराब, ठीक है, जैसे मदिरा, जो अल्कोहलिक पेय पदार्थ होते हैं जैसे शराब है, उसके निर्माण में किसका प्रयोग होता है, इस एथेनॉल का प्रयोग वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। एथेनॉल या जो एथिल अल्कोहल भी इसको हम कहते हैं साधारण भाषा में, इसका सामान्य नाम एथिल अल्कोहल होता है। तो उसका प्रयोग कहाँ पे होता है, शराब और मदिरा के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा मोटर व हवाई जहाज के ईंधन के रूप में, मोटर वाहनों में और हवाई जहाज के ईंधनों के रूप में भी किसका प्रयोग होता है, एथिल अल्कोहल का प्रयोग होता है। इसके अलावा जो पारदर्शक साबुन है, इत्र है या दूसरे सौंदर्य प्रसाधन जो भी हैं उनको बनाने में भी किसका उपयोग होता है, एथिल अल्कोहल का प्रयोग होता है।
इसके अलावा एथिल अल्कोहल का प्रयोग जीवों के परिरक्षण, ठीक है, लैब में आपको जो जीव अवेलेबल कराए जाते हैं डाइसेक्शन वगैरह के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनके परिरक्षण के लिए भी एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है अपना टॉपिक एथिल अल्कोहल का कंप्लीट हो जाता है, जो हमने बिल्कुल डिटेल से और बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ा है, बहुत अच्छे नोट्स बना करके पढ़ा है। आप इन नोट्स को अच्छे से तैयार कीजिएगा, आपके 3 नंबर जो है यकीनन यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम ये जो चैप्टर अपना काफ़ी दिनों से चला आ रहा है, इसके अंदर अब कौन से 2 टॉपिक बच गए हैं, इसके अंदर एक एसिटिक अम्ल और साबुन तथा अपमार्जक, ये 2 टॉपिक बच गए हैं। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें हम ये चैप्टर स्वाहा कर देंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और बहुत अच्छे से डिटेल में समझते हुए हमने इस पूरे चैप्टर को पढ़ा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, लगे रहिए पढ़ाई के अंदर, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि इसी तरह के बेनिफिशियल वीडियो आपको मिलते रहें।